साथियों नमस्कार, मेरा नाम बिया कुमार है और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल में पत्रकारिता का आजकल का जो ये दौर है बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है और पत्रकार जो होता है वो ज़मीनी स्तर की खबरों को हिंदुस्तान के धरातली स्तर पे रखे, यही पत्रकारिता की अ, सबसे बड़ा ये धर्म होता है और पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता जो है, मीडिया जो है इस देश के चौथा स्तंभ है और इसको अपने काम को बड़ी हिम्मत और ईमानदारी से करना चाहिए, जो कि कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग अपने कर्तव्य से कहीं पीछे हटते हुए नज़र आते हैं कभी-कभी। लेकिन आइए आज के कुछ मुख्य प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो इस समय वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका आज के वक़्त में आज आमने-सामने आ गई हैं और आमने-सामने आए क्यों ना क्योंकि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने ये सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हैसियत में रहना चाहिए, अपने हद में रहना चाहिए और वो उप राष्ट्रपति या राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। तो ये जब सवाल ये आया है तो पूरी देश की मीडिया में ये चर्चा हो रहा है, सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक की भी खबरें बड़ी तेजी के साथ वार चल रही हैं। लोगों में चर्चाएँ हो रही हैं, पक्ष-विपक्ष में जबरदस्त तरीके के वार-पलटवार चल रहा है। तो कुछ प्रश्नों के साथ मैं आज के आपके पास उपलब्ध हूँ और आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कुछ नेगेटिव भी प्रतिक्रिया आ रही हैं लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बुज़दिल जो होते हैं वो सत्ता से सवाल पूछने में उनके पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए और जो पूछता है उसके मनोबल को गिराने के लिए ऊल-जलूल हरकतें करते हैं। तो ऐसे कमज़ोर और कायर लोगों के लिए मेरा कोई जवाब उनको देना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। किसान जो मरे हजारों की संख्या में, ये सवाल भी उनसे रहेगा क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और किसान के हित की बात करती है, लेकिन हजारों की संख्या में किसान मर गए, ये अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम लाया, वो राज्य के द्वारा पास जो बिल होता था, वो 3 महीने के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, ये सुनवाई जो की है कि जो सरकारों के राज्यों का जो बिल होता था, जो योजनाएँ बनती थी, वो राज्यपाल के थ्रू पास होती थी, राष्ट्रपति के माध्यम से पास होती थी और वो सालों-साल लंबित पड़ जाती थी, कई महीनों तक उसपे कोई रिजल्ट नहीं आता था, ना उसपे कोई कार्रवाई होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि अब अगर राज्य के द्वारा अगर कोई फैसला आता है और वो जनहित में आता है, लोगों की सुरक्षा के आएगा, लोगों के लाभ के लिए आएगा, उनके जान-माल के लिए सुरक्षा के लिए आएगा, तो उस कानून को 3 महीने के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाया वो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट लगानी पड़ी, बात वही है। और आज का देश का सबसे मुख्य मुद्दा है कि आज लोग जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। याद करिए जब 15 अगस्त 1947 से पहले देश जब हमारा ब्रिटिश शासन के अधीन था, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो ये देश तभी गुलाम हुआ क्योंकि वो जातियों के आधार पे लड़ रहा था एक दूसरे से मज़हब के हिसाब के आधार पे लड़ रहा था। इसलिए देश फिर गुलाम हुआ और देश में आज के वक़्त में बात होनी चाहिए महँगाई की। देश के ऊपर करोड़ों 55 लाख 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। ये सवाल पूछना चाहिए आज के वक़्त में सत्ता से। ये सरकारें जब जाएँगे तब काफ़ी दिनों तक उस कर्जे को उतारने में भारत की प्रत्येक व्यक्ति पर लाखों रुपया कर्ज होगा। जो जन्म लेगा, जो पेट में रहेगा उसके ऊपर भी लाखों रुपए का कर्ज ये आज के हमारे जो नेता हैं, वो करके जाएँगे और इसका कर्ज आप चुकाना पड़ेगा। बात ये जो इतने मुद्दे बड़ी तेज़ी गर्मी के साथ हो रहे हैं, आप देखे होंगे गैस के दाम बड़े आसानी से जब मुद्दे भड़कते हैं, हिंदू-मुस्लिम होता है, धार्मिक भावनाओं को जब पहुँचता है, जब ये भावनाएँ ये चीज़ें जब मार्केट में उबाल का रूप लेती हैं, जब एक आक्रोश जब व्याप्त होता है, ठीक उसी के नीचे से अंदर से जो आपके जीवन में उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं, उनको महँगा कर दिया जाता है। इन्हें ₹50 डायरेक्ट महँगा कर दिया गया है। ये गरीब, ये मिडल क्लास के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि मार है। पेट्रोलियम, डीज़ल के जो कच्चे दामों की जो कीमत है बैरल में वो कम हो रही है, लेकिन यहाँ के भारत में आज भी पेट्रोल, डीज़ल का रेट जो है, वो उसी रेट पे ₹100 के आस-पास में ही है, जो पहले लोग करते थे कि पेट्रोल का दाम हम ₹35 लीटर कर देंगे,
जब सरकारें जो सत्ता में नहीं थी। और आज वही लोग वैश्विक महामारी का असर बता रहे हैं। तो वैश्विक महामारी का असर हर दुनिया में है, लेकिन भारत में कच्चे तेलों का भारत में पेट्रोल और डीजल की जब कच्चे तेलों का रेट जब बैरल में गिर रहा है, तो फिर यहाँ रेट बदल क्यों नहीं रहे हैं? और उसके बाद दूसरी खबर ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद का अमेरिका में जबरदस्त स्वागत हुआ। जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वर्तमान में नगीना सांसद, जो पार्लियामेंट में एक दलित समाज की एक मजबूत आवाज रखते हैं, मजबूती के साथ, दमदारी के साथ। उनका अमेरिका में एक जबरदस्त समारोह हुआ है और जबरदस्त तरीके से उन्होंने वहां पे अपनी बात रखी है और भारत की समस्याओं को इस पटल पे रखा है। आज के वक्त ये मत समझिए कि हम जो बात यहाँ कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि बस भारत में ही लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। विश्व के लोग कोने कोने से भारत के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो तमाम जातियों, तमाम धर्मों को जोड़ करके चलने वाला ये मेरा देश था। लेकिन वर्तमान स्थिति बड़ी ही दुर्लभ हो रही है, लोग जातियों के नाम पे लड़ रहे हैं। और वो जातियां तब नहीं थी जब ये देश गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने सबको मारा, एक तरफ से मारा है और जबरदस्त तरीके से रगड़ा। 200 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। 150 सालों तक पता ही नहीं चला कि वो गुलाम है। ये जबरदस्त तरीके की उनकी रणनीति थी। लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए कुछ ऐसे इमारतें जो आज भी देश में यानी भारत में आज भी पड़ी हुई हैं, और लेकिन भारत के कुछ ऐसे जो युवा नेता हैं, जो भारत के कर्मशील नेता हैं, उन नेताओं के, बिल्डरों के बनाए हुए उनके जो पुल हैं, जो इमारतें हैं, वो कुछ सालों के अंदर ही जमी-दोज हो जा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि करप्शन किस लेवल का है। तीसरा प्रश्न आपको है कि अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया आगरा में कि डीजीपी से लेकर थानों तक तैनाती सवर्ण समाज के लोगों की है, और थानों में दलितों का शोषण जो हो रहा है वो बहुत ही द दयनीय स्थिति है। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि वक्त पहले जैसा नहीं रहा। ईंट का जवाब पत्थर से भी देने के लिए कुछ लोग तैयार हैं, और आपको जीता जागता एग्जाम्पल कुछ दिनों से आपको देखता हुआ मिल रहा भी होगा। और श्री उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट पर कि हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी की आवाज पर जो रुपए बरामद हो गए, उसके ऊपर तो कार्रवाई अब तक कुछ भी नहीं हुई। तो अगर कार्रवाई अगर हो भी जाएगी, तो उसमें किसके नाम आएंगे ये तो पूरा देश जानता है, और समस्या खड़ी भी हो जाएगी। तो विपक्ष लगातार हमलावर है, और भाजपा सरकार के तहत मुंबई में तोड़े गए जैन मंदिर के विरोध में उमड़ा जैन सैलाब। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे मुख्य खबर है कि मुंबई में जैन समाज जो की है, जो अ, उनकी एक आस्थाओं का एक मंदिर था, प्राचीनतम मंदिर था, उस मंदिर को जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर के द्वारा। तो अनामिका जैन एक कवित्री थी, जो नेशनल मीडिया के ऊपर जबरदस्त उनकी कविताएं वायरल हुई थी। नेहा सिंह राठौर से उनकी वर्सेस उनकी कविताएं चलती थी, और एक दूसरे के खिलाफ वो दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त अपनी प्रस्तुतियां देती थी। और आज जो कि सत्ता के समर्थन में वो कविताएं पढ़ती थी कि यूपी में बाबा है, और वही जब बुलडोजर उनके मुंबई में चला है, तो वो उनको तकलीफ हुई, उनकी पीड़ा उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से एक्स पर पोस्ट की है। और वो कहती हैं कि अमीरों के धन्ना सेठों की इमारतों पर बुलडोजर नहीं चलता, लेकिन ये शांति का प्रतीक इस मंदिर पर आपने बुलडोजर चला करके इस हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो देख सकते हैं ये नंबर सबका आएगा धीरे-धीरे, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी धर्म के हों, क्योंकि जब कोई तानाशाही शासन लागू करना चाहेगा इस देश के लिए, तो समस्याएँ सबके साथ होंगी। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और भी की थी, जिसको अमर उजाला ने प्रकाशित किया था कि उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज चल रहा है। क्योंकि इमारतें जिस प्रकार से किसी के ऊपर मात्र एफआईआर कर देने से अ, उसके घरों को तोड़ दिया गया, बड़े-बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। क्योंकि अम्बेडकर नगर की जैसी एक घटना ले लीजिए आप, उसमें एक झोपड़ियों को भी वहाँ से हटा दिया गया कि वो इसलिए हटा दिया क्योंकि उनके पास वो ज़मीनों का पेपर नहीं था। अब ग्रामीण गाँवों का सर्वे अगर करेंगे, तो गाँव
के लाखों करोड़ों गाँव जो हैं भारत में, उन गाँवों की ज़मीनों का पेपर नहीं, क्योंकि भारत की हर एक चीज़ों का अभी भूमि मापन नहीं हो सका है और कर वो राजस्व विभाग में किस प्रकार की करप्शन है, इससे भी इस देश की जनता अवगत हो चुकी है और पूरा समाज जान चुका है। और सबसे बड़ी साथियों इस देश की एक बात ये भी है कि मेरा देश जब मज़हब और धर्म के आधार पर बढ़ेगा, लट बँटेगा, तो इसकी विरासत चली जाएगी। क्यों नहीं विरासत जाएगी? क्योंकि इस देश में सिख हैं, इस देश में इखा ईसाई हैं, इस देश में मुस्लिम हैं, इस देश में हिंदू हैं, इस देश में जैन हैं। तमाम धर्म जो हैं इस देश में इसकी आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी कुर्बानियाँ दी। और कहीं का भी किसी भी राज्य में अगर धार्मिक कट्टरता अगर फैलती है, तो उसके ज़िम्मेदार जो ये जो नेता हैं, जो अनाप-शनाप बयान दे देते हैं, जो उकसा देते हैं अपने समाज के लोगों को, तो ये चीज़ें जब विकराल रूप धारण करती हैं, तो स्थितियाँ बड़ी डमाडोल होती हैं। वो सवाल जो वादा करते हैं, उस वादों पे खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि जब अ, जिन महँगाई का वादा किया था कम करने के लिए, रोज़गार का वादा किया था, करोड़ों रोज़गार, 2 करोड़ रोज़गार के आस-पास प्रत्येक साल देंगे। सरकारी संस्थाओं को समृद्ध बनाने के बजाय उनको निजीकरण में तब्दील कर दिया जा रहा है और आरक्षण को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दे दीजिए। वहाँ निजी हाथों में बड़ी आसानी के तौर पे तरह से कुछ अपने पसंदीदा लोगों को उस संस्थान में रखेंगे और रखने के बाद क्योंकि संविदा जैसी नौकरियों के लिए भी अब घूस चल रही है। सिस्टम बहुत भ्रष्ट हो चुका है। इस देश की शासन व्यवस्था जमींदोज़ हो चुकी है और महँगाई का जो स्तर है वो बहुत आखिरी लेवल तक के है। गरीब तबके का जो व्यक्ति है वो परेशानियों से जूझ रहा है, क्योंकि उसके पास खाने कमाने बस खाने वो इतना कमा रहा है ताकि वो बस एक कपड़ा पहन सके और एक अ, छोटी-सी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वो आगे अपनी पीढ़ियों के लिए उतना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्थितियाँ बड़ी जमींदोज़ हो चुकी है। और आज के वक़्त में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पत्रकारों की का उत्पीड़न बहुत ज़बरदस्त तरीके का हो रहा है। दबंग जो है, वो उत्साहित होकर के, क्योंकि पत्रकारों के संगठनों में अब वो ताकत नहीं है, महसूस हो रही है, जो अपने पत्रकार साथियों के लिए दमखम के साथ सामने आएँ, उनकी सुरक्षा के लिए आएँ। क्योंकि पत्रकारिता में अब लोग एक-दूसरे से नफ़रत करने लगे, उनको ये नहीं पता है कि आज उसका नंबर है, तो कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। कल आपका भी नंबर आएगा और इस नंबर का इंतज़ार आप भी कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी के सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे पत्रकारिता जगत में, अपने पत्रकार के लिए, तो कल आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। तो पत्रकार संगठनों को मजबूत होना चाहिए, पत्रकारों के हित के लिए, उनके स्वाभिमान, उनके सम्मान के लिए, क्योंकि जब खबरें सच्चाई के साथ कोई दिखाने का प्रयास करता है, तो उसके जान-माल तक की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतिहास कहना ये गलत नहीं हो सकता और इतिहास को इतिहास ही रहा जाए, ये भी सही है। आपसी भाईचारा को बना करके रहें, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म होगा, बेहतरीन ये रास्ता है जिस पे हम चल कर के अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतरीन भविष्य का उनका निर्माण कर सकते हैं। साथियों, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हक और अधिकार के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और आपके हक अधिकार की आवाज़ भी इसी तरह से बुलंद आवाज़ में उठाता रहूँगा। नमस्कार।